आज हम समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या ईडी समस्या कितनी बड़ी है। तो जो यंगर एज ग्रुप है, यंगर एज ग्रुप मतलब 30 साल से छोटे जनरली, उसमें करीब 8% लोगों को हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनको ईडी रहेगा। फिर 30 से 40 साल में करीब करीब 10% लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। 40 से ऊपर जाते जाते वो नंबर बहुत बढ़ जाता है। करीब करीब 40% ऐसे लोग होते हैं जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है, और हर 10 साल जोड़ते जाओगे तो वो नंबर बढ़ता चला जाएगा। बट नेचुरल एजिंग की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि यंगर एज ग्रुप और ओल्डर एज ग्रुप में वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो यंगर एज ग्रुप है उसमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शॉर्ट टर्म होता है। मोटा मोटा मैक्सिमम रीजन उनके कहीं ना कहीं स्ट्रेस, जिसको हम साइकोजेनिक कॉजेस बोलते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनकी वजह से शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा ध्यान रखिए अपना, बिकॉज दिस इज गिविंग यू अ बिग प्रॉब्लम। और दूसरा, अगर वो साइकोजेनिक नहीं है, तो अगर वो ऑर्गेनिक कॉजेज है या किसी डिजीज की वजह से है, तो ईडी कहीं हद तक आपको एक अंडरलाइंग हार्ट डिजीज का भी एक इंडिकेटर होता है। तो यंगर एज ग्रुप में भी खासकर ईडी आपको ये बताता है कि आपको आने वाले टाइम में हार्ट अटैक या फिर आपकी अंडरलाइंग एक हार्ट डिजीज है जिसको हमें रूल आउट करना है और समझना है। और साथ साथ जैसे ही हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, सो ओल्ड एज मतलब हम अभी 40 के अराउंड बात कर रहे हैं, जैसे जैसे 40 एज क्रॉस होती है तब उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उनको प्रेजेंट करता है। वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज में हाइपरटेंशन या कोई भी हिस्ट्री रही हो जिसमें उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई हो, साथ में हाइपरलिपिडीमिया क्योंकि लिपिड की प्रोफाइल का डिरेंज होना, और डायबिटीज। तो ये दो मेजर आपकी बीमारियां हैं जो जनरली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ लेके जाती है। कारण क्या है कि यूजुअली जो हाइपरटेंशन होगा या जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, तो जनरली ब्लड वेसल्स में इसको बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स बनाती है। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर वो छोटे छोटे से धब्बे से जम जाते हैं और वो ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। एंड दिस इज हाउ इट प्रेजेंट्स sometimes as hypertension, or can give you heart attacks, or can give you any other heart illness. At the same time, वो जो पेनाइल वेसल्स में होगा, पेनिस की वेसल्स में होगा, तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह प्रेजेंट करेगा। अभी सेम डायबिटीज भी करता है। डायबिटीज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अभी क्या है कि जैसे आप 45-50 की एज ग्रुप में जाओगे, उस एज ग्रुप में अगर डायबिटीज है तो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाते हैं। मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आपको है, तो आप कम से कम 2 गुना आपके चांसेस हैं कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। और उसके डायबिटीज हर तरह से आपको इफेक्ट करता है, आपके नर्व्स पे इफेक्ट करता है, हार्मोन्स पे फर्क डालता है, आपके वेस्कुलर ब्लड फ्लो पे फर्क डालता है। तो ये सब कारणों की वजह से वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह प्रेजेंट होता है। इन सब के अलावा कुछ शॉर्ट मतलब टर्म वाले और भी अलग अलग कॉजेज होते हैं, जैसे ट्रॉमा हो सकता है, कई बार स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कोई बीमारियां हैं जिसकी वजह से भी कुछ लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। हार्मोनल कॉजेज होते हैं जैसे कि थायराइड का इश्यू हो गया या हाइपोगोनाडिज्म हो गया, उसकी वजह से भी हमारे कुछ कुछ केसेस हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह प्रेजेंट करते हैं। सो ऑल इन ऑल इफ यू अंडरस्टैंड, हम बात कर रहे हैं कि साइकोजेनिक कॉजेस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एजिंग, सो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और इसको फर्दर इवेल्युएट करना जरूरी है, राइट कॉज समझना जरूरी है, किस वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। एंड ट्रीट योरसेल्फ विद द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। थैंक यू। सो थोड़ा समझते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कैसे होता कैसे है। तो अगर हम समझें कि मोटा मोटा 4 कारण होते हैं। पहला, वेस्कुलर मतलब वेसल्स का, ब्लड फ्लो का कोई भी तरह का इश्यू। सेकेंड, जिसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक मतलब नर्व्स का कोई भी तरह का इश्यू। नर्व्स का क्या होता है, जैसे आप कुछ भी टच करते हो ना, तो ऐसे नर्व्स का आपको सेंसेशन पता चल रहा है। तो सिमिलरली इन दी पेनाइल एरिया, अगर वहां पर कोई भी नर्व का डैमेज होगा तो उसकी वजह से सेंसेशन प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। थर्ड इज हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होता है कि जो मेल हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन,
तो किसी भी कारण से अगर हार्मोनल चेंजेस होंगे उसकी वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। और चौथा है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक का मतलब होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। सो वस्कुलर में जैसे मैंने बताया कि वस्कुलर जो पहला कॉज है, मतलब क्या है कि जो नसों में बहाव जो उसकी कमी की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। मोटा मोटा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है उसके लिए वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब किसी भी तरह का ऐसी बीमारी जो आपकी हार्ट और ब्लड वेसल्स की हेल्थ को अफेक्ट करता है। उसमें क्या होता है, उसमें हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। फिर दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, मतलब कि जो लिपिड प्रोफाइल है या आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो तरह का डिरेंज होता है, उसकी वजह से भी आगे चल के वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। उसमें ना ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ कुछ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जम जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरह प्रेजेंट करता है। वेस्कुलर फ्लो को डायबिटीज भी इफेक्ट करता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेस्कुलर जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें डायबिटीज एक तरह से ब्लड वेसल्स के फ्लो को भी कम करेगा। फिर क्या होता है कि दूसरा जैसे हमने कॉज जिसके बारे में बात की थी वो क्या था, न्यूरोजेनिक, मतलब नर्व्स को अफेक्ट करने वाला। नर्व्स को अफेक्ट करने वाले में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज आता है वो होता है डायबिटीज। डायबिटीज क्या करता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, मतलब क्या, नर्व्स को डैमेज करेगा। नर्व्स को डैमेज करेगा तो डेफिनेटली सेंसेशन पे अफेक्ट आएगा, सेंसेशन पे अफेक्ट आएगा तो उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कई बार एक कुछ सेंट्रल बीमारी होती है, मतलब मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है या किसी को लकवा आ गया, तो ऐसे कंडीशंस में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। स्पाइनल इंजरी मतलब यहाँ पर लोअर बैक क्या बोले, स्पाइन में अगर कोई इंजरी हो गई, किसी भी एक्सीडेंट हो सकता है, या कई बार लोग जिम करते हैं तो उसकी वजह से भी लोअर बैक एक इंजरी हो सकती है, वो भी एक इंपॉर्टेंट कारण है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के होने का। फिर तीसरा जिसको हम हार्मोनल कॉज बोलते हैं, हार्मोन्स are responsible for your sexual activity and also the muscular gain or muscular overall strength that you're having. So testosterone एक मेल हार्मोन होता है। अब टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, उसके क्या क्या कारण है कि लॉन्ग स्टैंडिंग कोई अगर बीमारी है किसी को, डायबिटीज, अगेन डायबिटीज भी हार्मोनल इम्बैलेंस करता है। दूसरा थायराइड है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है। सो थायराइड हाइपो और हाइपर दोनों ही सिचुएशंस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। फिर क्या होता है, प्रोलैक्टिनीमिया बोलते हैं, मतलब एक प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है, अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से भी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे जो टेस्टोस्टेरोन को कम करेगा। फिर अगर आप ये देखें कि जो लिपिड प्रोफाइल का डिरेंज होना या कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये भी कहीं इनडायरेक्टली एक हार्मोनल इम्बैलेंसेस करते हैं। फिर हमने जो शुरुआत में बात की थी साइकोजेनिक की, साइकोजेनिक का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये लॉन्ग रन में आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लॉन्ग टर्म इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे अगर ऐसे ही स्ट्रेस और एंजाइटी हमेशा लगातार चलती रहेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छा मेंटल हेल्थ होना बड़ा जरूरी है टू हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ। फिर जो पांचवा और एक इनडायरेक्ट कॉज होता है वो होता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मतलब कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव हैं या बहुत जंक फूड खाते हैं, सो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि ये सारा जो इनएक्टिविटी है वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज देगी, डायबिटीज देगी, हार्मोनल इम्बैलेंसेस कराएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा। सो मतलब ये सारी बातों के बाद ये समझना जरूरी है, किसी को भी अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ तो हमें उसका एक कारण नहीं है। सो व्हाट वी डू इज we evaluate each and every cause. We try to find out what exactly is causing erectile dysfunction और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। थैंक यू। So let's discuss treatment of erectile dysfunction today. So erectile dysfunction के लिए जैसे हमने causes और पैथोफिजियोलॉजी के बारे में पिछले कई सारे वीडियोस में बात की। सो अभी हम समझते हैं कि बेसिक ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। सो सबसे पहला होता है जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट में दवाइयों से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल नेम ऑफ द मेडिसिन्स जो जनता ज़्यादातर जिस नाम से जानती है उसका नाम है वियाग्रा, टेडाफिल, ये सारे कॉमन नेम हैं जिसको लोगों को पता होते हैं। सो ये करते क्या हैं, ये फॉस्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स ये एक्चुअली स्मूथ वेसल्स को, जो आपकी जो पेनिस के अंदर जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स करते हैं, स्मूथ मसल्स को, और वैसो डायलेट करते हैं, मतलब ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। सो दैट्स द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ these medicines.
So these are typically used for erectile dysfunction, everybody knows, but कब यूज़ करनी है, कितनी डोज यूज़ करनी है, कौन सी सिचुएशंस है जिसमें नहीं यूज़ करनी, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. वरना क्या होता है कि कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा डोज की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. अच्छा, उसके बाद जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो होते हैं हार्मोन्स. सो हम जब इनिशियल एवेल्यूएशन करते हैं ईडी का, तो उसमें ये देखते हैं कि किसी क्या हार्मोन की कमी है, और टिपिकली टेस्टोस्टेरोन, और अगर उसको सप्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो दैट ऑल्सो वी कैन डू. देन देर इज़ थर्ड मोडालिटी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम इंजेक्शन के थ्रू एक दवाई डालते हैं. सो जो पेनिस होता है उसको ना, उसके अंदर एक कैवर्नोसल स्पेस होता है. सो इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शंस के नाम से वो जाना जाता है, और उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 डालते हैं. प्रोस्टाग्लैंडिन अगेन एक ऐसा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है जिससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं और ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है. सो ये भी एक तरह का इंट्रा कैवर्नोसल इंजेक्शन है जो कभी कभी यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईडी. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, विच प्रोबेबली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन, which is known as ED devices और वैक्यूम पम्प्स. सो वैक्यूम पंप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर ये पेनिस है तो वैक्यूम पंप लगाया जाता है और उसमें सक्शन और वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. सो जब उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि जनरली वो एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स होता है. उस प्रेशर और वैक्यूम की वजह से वो ब्लड वेसल्स का फ्लो बढ़ेगा और इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उस वक्त का वो ट्रीटमेंट मिलता है जो एक्ट से पहले अक्सर वो किया जा सकता है. बट अगेन बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी भी होती है, एक पंप यूज़ करना जस्ट बिफोर द सेक्शुअल इंटरकोर्स. some people like it, some people do not like it. Again, this is a personal choice, और उसको कैसे करना है वो आगे देखा जाता है. अच्छा, इसके अलावा there are two or more important things other than these medical treatments, which is one is counseling, therapy, जो करना ज़रूरी है, because a lot of things get improved by good counseling. So we also provide that by our certified and experienced psychologist and psychotherapist. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने पुराने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डायबिटीज़ और जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है ईडी का. तो इसीलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डायबिटीज़ को ट्रीट करना या हाइपरटेंशन को ट्रीट करना या किसी और तरह का भी हार्ट इलनेस को ट्रीट करना, प्लस लिपिडीमिया को देखना, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को देखना, सो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ये सब हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू भी हम ट्रीट करते हैं. अदरवाइज ईडी का उस वक्त का ट्रीटमेंट होगा पर लॉन्ग रन में वो दोबारा आपके पास आता रहेगा. सो दीज आर सम ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट्स दैट वी डू फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन. थैंक यू. सो मेडिकल ट्रीटमेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हमने लास्ट वीडियो में देखा. अभी हम कुछ थेरेपीज़ और कुछ मशीन्स के बारे में बात करेंगे जो जनरली हम अपने क्लिनिक पर यूज़ करते हैं. सो दिस मशीन इज़ नोन एज MBST, विच इज़ मल्टी बिहेवियरल सेक्स थेरेपी. इसमें करते क्या है कि वी टाई दिस हियर, यहाँ पर पेशेंट्स को लिटाने के बाद. सो इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑन पेनिस, बट ऊपर यहाँ पर हम लगाते हैं. फिर ये लगाने के बाद मशीन को हम यहाँ से कुछ सेंसेशंस को चेक करते हैं. सो दिस इज समथिंग लाइक जो हम नर्व कंडक्शन या बोलें कि हमारी जो सेंसरी नर्व्स है वो कितना काम कर रही है. सो बाय दिस मशीन वी ट्राई टू चेक कि सेंसरी सिस्टम कितना काम कर रहा है. सो दिस हेल्प्स अस टू वर्क ऑन एग्जैक्टली कि न्यूरोजेनिक कॉज है या नहीं, या उसके अलावा बड़े सारे अलग अलग कॉज को हम रूल आउट कर पाते हैं. तो दिस इज नोन एज MBST एंड विच इज वेरी इफेक्टिव. एंड ऑल्सो दिस इवेंचुअली ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोग्नोसिस. मतलब ये आगे इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है वो भी हमें जज करने के लिए थोड़ा हेल्प करती है. अच्छा, दिस इज द मशीन फॉर शॉकवेव थेरेपी. शॉकवेव थेरेपी होती क्या है कि देर आर अकॉस्टिक वेव्स जो हम पेनाइल एरियाज में या बोले पेनिस के अराउंड उसे रन करते हैं, और उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का फ्लो इम्प्रूव करता है. तो दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मशीन, एंड एज यू कैन सी दिस इज यूज फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस. आई मीन जनरली यूज फॉर any kind of a joint pain, stiffness, etc. But this is also something which can be used for erectile dysfunction. और erectile dysfunction में इसके बहुत अच्छे results होते हैं. This is non-invasive and this is painless. This is very important. So in this machine, what we do is we have a pre-selected frequencies जो actually erectile dysfunction के treatment के लिए ज़रूरी होती हैं. So when we select
we have already selected the frequencies and time and duration जो एक सेशन के लिए जरूरी होता है. एंड टिपिकली फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन 5 से 6 सेशन शॉकवेव थेरेपी की जरूरत होती है. सो दिस इज द हैंडल पार्ट, एंड व्हेन वी स्टार्ट, this is the machine which is used for erectile dysfunction, and this is how we run it through the penile area. So जो पेनिस है उसके अराउंड हम इसे रन करते हैं, एंड इट हैज गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स बिकॉज ये जो शॉक वेव्स हैं ये अल्टीमेटली आपकी ब्लड वेसल्स के जो ब्लड फ्लो है पेनिस का, उसके ब्लड फ्लो को और इम्प्रूव करने के लिए काम आता है. सो टिपिकली ये 10 से 15 मिनट का एक सेशन होता है, और ओवरऑल आपको 5 से 6 सेशन की जरूरत होती है जिससे आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट कर पाते हैं. थैंक यू. तो दिस इज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन. अभी सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुना होगा. इसमें क्या होता है कि आपका ब्लड लिया जाता है. सो आपके यहाँ से सैंपल लिया जाएगा, आपका खुद का सैंपल होता है. वो सैंपल लेके, सो दिस इज दी PRP ट्यूब. PRP इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. सो होता क्या है कि आप ही के ब्लड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस मशीन से सेंट्रीफ्यूज करके जैसे घुमाते हैं, और घुमाने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो आ जाता है. उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसे पेनाइल वेसल्स में, पेनाइल एरियाज में इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू उसे डालते हैं, एंड दैट इज नोन एज P-shot. So P-shot, SWT and all the medicines that I talked about before. So ये बड़ा जरूरी है समझना कि किसी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक ट्रीटमेंट नहीं है. So we need to find out what is the cause, whether it's neurogenic, vascular, whether it's hormonal. So accordingly we decide what is the right treatment for erectile dysfunction. So I think this is very important for all of us to understand that अभी सबको यही लगता है कि एक वियाग्रा खा लेने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट हो जाता है. बट मेडिकली देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द राइट कॉज, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्रीट इट. थैंक यू.